सखी सहेली के सभी सखियों, श्रोताओं और सभी सुनने वालों को मेरा रेणु चतुर्वेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। नेहा थोड़ा सा घबरा गई हैं, ऐसा ना हो कि हमारे जो है ना सखियां नाराज हो जाएं अगर हम कह देंगे कि हमारे भाई बंधु। भाई ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है ना कि जब भी कोई कार्यक्रम हो या कुछ भी प्रतियोगिता हो या कहीं भी आयोजन होता है ना, तो सब लोग बराबर से शिरकत करते हैं और सब कोशिश करते हैं कि हमारा प्रदर्शन बहुत उत्तम हो, है ना। जैसे कि अभी हमने ओलंपिक 2020 हुआ और फिर पैरा ओलंपिक हुआ, तो उसमें सब ने बिल्कुल जी जान लगा दी और इस बार बहुत अधिक मेडल पैरा ओलंपिक में खास तौर से 12 मेडल मिला है। बिल्कुल, और पैरालंपिक में जो प्रदर्शन है वो कह सकते हैं ओलंपिक से भी ज्यादा अच्छा रहा। ओलंपिक में 7 मेडल हमारे देश में आए हैं और इस बार जो आए हैं मेडल पैरालंपिक में वो आ गए हैं 12 मेडल। जी हाँ, और उसमें खास बात यह है कि 2 स्वर्ण है, तो और अच्छा लगा। सबसे पहला जब लिया अवनी लेखारा ने शूटिंग में, और R2 10 मीटर एयर राइफल में जब किया इन्होंने तो मजा आ गया। बिल्कुल। और वहीं सुमित अंतिल ने 30 तारीख को जो उन्होंने एथलेटिक्स में जेवेलियन थ्रो कहते हैं भाला फेंक करके उन्होंने ये मेडल अपने नाम पे किया है। और वहीं भाविना पटेल ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया टेबल टेनिस में। निशात कुमार ने भी उन्होंने रजत पदक जीता है भविना की तरह ही, और उन्होंने हाई जंप यानी ऊंची कूद की है और इसमें उन्होंने जीत हासिल की। और ऐसे ही दूसरे एथलीट योगेश कथुनिया, ये भी डिस्कस थ्रो में इन्होंने भी रजत पदक जीता। बिल्कुल, और भाला प्रतियोगिता में ही रजत पदक जीता है देवेंद्र झांझरिया ने। और रजत काफी ज्यादा आ गए हैं। रजत नहीं काफी ज्यादा होते ही नहीं है, सब चीजें आती रहनी चाहिए। तो मरियप्पन थंगावेलु जी जो हैं, ये भी एथलेटिक्स में इन्होंने हाई जंप में हमारे नाम कर दिया, देश के नाम कर दिया ये रजत पदक लेकर, है ना। और देश के नाम ही चांदी और की है प्रवीण कुमार ने, और इन्होंने भी ऊंची कूद में ही ये जीता है पदक। इसके अलावा ऐसा हुआ है कि एक ही खेल में भी ना रजत पदक तो हमारे नाम हुआ ही हुआ, साथ में कांस्य पदक भी हमारे देश में ही आ गया। तो ऐसा हुआ है जेवलिन थ्रो में ना। ये हो गया, सुंदर सिंह गुर्जर ने किया ये काम और इन्होंने कांस्य पदक जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंकने में उन्होंने जीता। जी हाँ, और यहीं कांस्य पदक की बात आ रही है तो सिंहराज अधाना ने भी शूटिंग में मेंस P1 10 मीटर पिस्टल एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता, और शरद कुमार ने भी कांस्य पदक एथलेटिक में जीता। बिल्कुल, और अवनी लेखारा का नाम और ब्रॉन्ज में जरूर आ रहा है, बट ये हम देखते हैं किस तरह से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ियों को कुछ अलग अलग प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलता है। तो ये एक अच्छी बात ये है कि भाई 12 मेडल आ गए हैं और बहुत अच्छी बात है। जो भी जीते हैं इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि भाई जो मुश्किलें छोटी मोटी आती हैं जीवन में, हम उसे देख के बोलते भाई हमसे तो ये नहीं होगा, हमसे वो नहीं होगा, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, जो हमेशा हम कहते रहते हैं और सब कुछ होने के बाद भी नहीं है ये कहकर भी हम बहुत सारी चीजों को बिल्कुल किनारे कर देते हैं। लेकिन किनारे करने की जो बात आई उससे पहले ये बता कि भाई एथलेटिक्स में 8 पदक मिला है हमारे देश को, शूटिंग में 3 और टेबल टेनिस में 1 पदक मिला है, तो इस तरह से कुल 12। लेकिन हाँ, जो किनारे करने की बात आई है ना, उस पर हम कह रहे हैं कि किसी और चीज की भी तो गठरी बांधकर हमने किनारे तो नहीं कर दिया। ये है इज्जत की गठरी नहीं तो इज्जत की गठरी को तो किनारे नहीं करते, वो तो लाद के चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन फिलहाल हमने जो कार्यक्रम में और क्या बताने वाले हैं उसको किनारे मत करो, बता दो भाई। नहीं, उसे तो हम नहीं बताए, उसे तो हम बताएंगे ही। तो सखी विशेष में आज हम बात करने वाले मानव विज्ञानी इरावती कर्वे की जी, और इज्जत की गठरी की बातें तो होंगी। और आज व्यंजन विधि की बात है तो नारियल के व्यंजन बताएंगे, क्योंकि नारियल दिवस हमने मनाया है आजकल में शायद कल हमने नारियल दिवस मनाया, इसलिए आज नारियल के, क्योंकि कल नारियल फोड़े होंगे हमने काफी, तो आज उनके व्यंजन हम बना लेंगे और साथ में डाइटिंग के साइड इफेक्ट्स बताएंगे ताकि आप अच्छी तरह से इस व्यंजन को खा सके तो क्या अच्छा है क्या बुरा है आप भी साझा करिए। बहुत सारे लोगों ने डाइटिंग की होगी जरूर, और इसका मायने क्या समझते हैं आप लोग, ये भी तो जरा बताएं। बिल्कुल, तो ये सारी बातें तो हमारे श्रोता जो साथी हैं वो हमारे साथ साझा करेंगे, सखियां श्रोता सभी। और हमारे बहुत सारे साथी जानते भी होंगे इरावती कर्वे जी का नाम, क्योंकि पहली भारतीय महिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव वैज्ञानी थी। मानव विज्ञानियों को निर्विज्ञानी भी कहा जाता है। बिल्कुल, निर्विज्ञानी उन्हें कहा जाता है, और
वो मानव के जो जीवन के बारे में बहुत सी बातें होती हैं, उन्हें वो पढ़ते हैं, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं और मतलब उनके जो जीवन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उनकी व्याख्या करते हैं। हाँ, क्योंकि सबका जो है ना कट, जैसे चेहरे का आप कट देखते हैं और पूरे शरीर की बनावट होती है, इस हिसाब से अलग अलग मंगोलियन फोर्ड और अलग अलग वो प्रजातियां बन जाती हैं, उनके बारे में पूरी ये वो करते हैं और उस हिसाब से उनके जो होता है मानव विज्ञान का, उनका चरित्र, इन सब चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है और बड़ा वृहद अध्ययन होता है। तो आप समझ रहे हैं कि अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की जाती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इरावती जी की, 15 दिसंबर 1905 को बर्मा में आपका जन्म हुआ और बर्मा की नदी इरावती के नाम पर आपका नाम रखा गया, बड़ा प्यारा नाम। और इनके पिता गणेश हरि करमरकर इस दौरान वहीं काम किया करते थे। यूं तो जन्म आपका बर्मा में हुआ, लेकिन शिक्षा आपकी पूरी जो हुई वो पुणे में हुई। बिल्कुल, जब 7 साल की ही थी तभी उन्हें पुणे के गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। यानी 7 साल की थी तब से पढ़ाई कर रही हैं और पढ़ाई अपनी जब उन्होंने वहां से पूरी की, उसके बाद 1926 में उन्होंने फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र से स्नातक की पढ़ाई की। फर्गुसन कॉलेज से उन्होंने ये पढ़ाई की। इसके बाद दक्षिणा छात्रवृत्ति लेकर समाजशास्त्र की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया। क्या बात है। और एक बेहतरीन गुरु का उन्होंने चुनाव किया था। और आपके गुरु गोविंद सदाशिव घुरिये के सानिध्य में आपने बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी से 1928 को अपनी स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने अपनी जो शोध का विषय चुना था वो बड़ा अलग तरीके का था उस समय के हिसाब से। अगर हम बात करें, चित पावन ब्राह्मण जातीय अध्ययन, तो इस तरह से उन्होंने अध्ययन किया, शोध किया। लेकिन जो तुमने नेहा ये कहा ना कि 7 वर्ष की उम्र से वो पढ़ रही हैं, भाई आज तो 2.5 साल की उम्र से बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हम इस समय की बात करके आश्चर्य कर रहे हैं कि ये 1905 की बात है ना, जब 10 साल की उम्र तक तो बच्चे यूं ही खेला करते रहते हैं और इन्हें इतनी दूर भेज दिया गया। आजकल तो बच्चे ऐसे मोबाइल में तो बहुत दिनों से ही शिक्षा ग्रहण करते हैं, उठते साथ ही, आंखें खोलते साथ। और बात अगर हम इरावती कर्वे जी की कर रहे हैं तो उस दौर में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी महिला ने इस ओर अध्ययन करने की वो इच्छा जताई। मानव विज्ञान या समाज शास्त्र जो ऐसे विषय हैं जहां समाज और संस्कृति के बारे में जानने के लिए बहुत गहराई से अध्ययन करना होता है। बिल्कुल। और महिलाओं को उतनी आज़ादी तो उस वक्त नहीं हुआ करती थी कि वो अलग अलग व्यक्तियों की राय पता करें या कहीं लोगों से जाकर मिले जुले, उनसे बातें करें। बट लेकिन इरावती कर्वे जी ने ठान लिया तो ठान लिया और उन्होंने समझ लिया कि इस विषय को अगर हमने चुना है तो जानकर रहेंगे, तो फिर उन्हें कौन रोक सकता था। तो अपनी शिक्षा के दौरान ही इरावती कर्वे ने दिनकर धोंडो कर्वे से विवाह करने का मन बना लिया। और दिनकर के पिता धोंडो केशव कर्वे जी थे, जिन्हें महर्षि कर्वे के नाम से भी जाना जाता है। आपने बहुत सारी जगहों पर इनके नाम पर बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा, संस्थानों को देखा होगा। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, विख्यात हैं और वे स्त्री शिक्षा के बहुत पक्षधर थे। तो फिर दिनकर कर्वे स्कूल में रसायन शास्त्र पढ़ाया करते थे। जी, और दिनकर कर्वे जी ने जर्मनी से इस विषय में पीएचडी भी की थी और उनसे विवाह करने के पश्चात इरावती जर्मनी पढ़ने जाना चाहती थी और इस निर्णय में उनके सहयोगी बने उनके पति। और उन्हें कुछ विरोध का सामना तो करना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस काम को पूरा किया और इरावती जी को पढ़ने के लिए जर्मनी उन्होंने भेज दिया। भाई देखो, 2 लोगों का जब संकल्प मिला तब ये काम पूरा हो पाया, है ना। तो नवंबर 1928 को इरावती कर्वे अपनी पढ़ाई के लिए जर्मनी गई और वहाँ के खर्च के लिए पति ने पूरी मदद की, सब कुछ किया उनके साथ। और सबसे बड़ा जो था होता है ना कि आपका मनोबल बढ़ाना, वो उनके पति ने किया। और फिर काइजर विल्हेल्म इंस्टीट्यूट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन हेरिडिटी एंड यूजेनिक्स में पढ़ाई की। 2 सालों में ही उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई और इसके बाद वो अपने देश वापस आ गई। बिल्कुल। 1931 से 1936 तक वो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में कार्यरत रही। उसके बाद 1939 में वो पुणे के डेक्कन कॉलेज में रीडर के पद पे रही, जहां समाजशास्त्र का वो ज्ञान दिया करती थी। फिर वो अपने पूरे करियर के दौरान वहीं रही, लंबे समय तक उन्होंने वहां काम किया। कई शोध पत्र और किताबें भी उनकी जारी हुई। उनकी लिखी किताबें जो हैं वो समाजशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी मानी जाती हैं। मानी ही जाएंगी क्योंकि बहुत कम लोगों ने पढ़ाई की होगी और उन्होंने उस समय किया। और कुछ अलग आयाम हो ही जाता है जब महिला किसी चीज को, विषय को देखती हैं। उनकी लिखी कुछ मुख्य किताबों का जिक्र अगर हम करें तो हिंदू समाज एक व्याख्या, जिसमें उन्होंने जमीनी तौर पर उतरकर जो जानकारी हासिल की थी उसे शामिल किया। उनकी जानकारी हिंदी, मराठी, संस्कृत, पाली और
प्राकृत भाषाओं में है, और इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा, है ना? बिल्कुल। और उनकी एक और चर्चित किताब का अगर हम जिक्र करें, युगांत एक युग का अंत, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। क्या बात? इस किताब में उन्होंने महाभारत काल की व्यक्तियों की जीवन शैली, इनके रहन सहन, पहनावे, व्यवहार आदि का गहन अध्ययन किया, और उस दौर में कैसा सामाजिक परिवेश रहा होगा ये जानने की उन्होंने कोशिश की। विस्तृत व्याख्या है इस किताब में उसकी। यानी कि बहुत, जिसको सच मायने में कहते हैं ना, शोध करना, वो उन्होंने किया और गहन अध्ययन किया। इरावती कर्वे ने उस जमाने में एक अलग ही अपना जीवन चुना, विषय चुना, और वो सामाजिक मान्यताओं को नकारती रही। ये तो इनकी पढ़ाई से ही पता चल रहा है। वो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी, बल्कि रूढ़ियों को तोड़ने का भी काम कर रही थी, लेकिन सही दिशा में। यानी कि अगर हम बताएं तो सही दिशा की बात, तो आप लोगों को सुनकर बड़ा मजा आएगा श्रोताओं, कि उस दौरान स्कूटर भी चलाया करती थी। सोचो कितना बड़ा कदम था नेहा। हाँ, ये कितना बड़ा कदम था, इसका अंदाजा तो हम इस बात से लगा सकते हैं कि वो पुणे में स्कूटर चलाने वाली पहली महिला थी। तो कोई महिला स्कूटर नहीं चलाया करती थी, वो अकेले चलाया करती थी। क्या बात है। तो एक मानव विज्ञानी के रूप में उन्होंने एक पहचान बनाई, इस कॉलेज में इस विभाग की स्थापना भी की। अपने काम से अपनी पहचान बनाने के बाद फिर अलविदा तो उन्हें कहना ही था इस दुनिया को, तो 11 अगस्त 1970 को विदा हो गई। बिल्कुल, लेकिन अपनी यादें छोड़ गई इतनी सारी। उनके जो शोध कार्य हैं वो छोड़ गई हैं, जिनके जरिए बहुत से जो बच्चे हैं उस क्षेत्र में कुछ पढ़ना चाहते हैं, उनके पास जानकारी भी है, और दूसरा बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। और उस जमाने में कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है, आज तो बड़ी सामान्य सी बात हो गई है, लेकिन फिर भी अगर हम उस दौर की बात सोचे तो वाकई बहुत आश्चर्य होता है। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। सजदे में हुस्न के जाओ जहां कहीं आंखों से दूर, दिल से न जाओगे मेरे हुजूर। जादू की गाहों का छाया सुरूर, ऐसे में बहके तुम किसका कसूर। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमां, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। मैं चली सफल हमको भी जाए तो क्या है फिकर। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। सजदे में हुस्न के झुक गया आसमान, लो शुरू हो गई प्यार की दास्तां। तो
तो ये हाँ, चली गई आप बिल्कुल स्कूटर पर बैठी चलते और चल चलते दी। हम जाके सफर कराए उस दौर की भी, जब कैसा रहा होगा माहौल, किस तरह से उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की होगी और कैसे वो आगे बढ़ती गई। बिल्कुल नेहा, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें तो भी वो बात नहीं बनती जो सच में उन लोगों ने, बिल्कुल जिनकी भी हम चर्चा करते हैं, उन बहनों की जी। जिन्होंने अपने अपने समय में कुछ अनोखा काम किया है, वाकई बेमिसाल है, काबिले हम थोड़ा बहुत भी कर सकें तो हम करने चलते हैं क्या क्या, डाइटिंग। हाँ, क्योंकि हमें तो होना है भाई पतला, तो हम बोलते हैं कि खाना बंद कर दो। डाइटिंग मतलब, डाइटिंग का सीधा अर्थ हम ये लगाते हैं कि खाना बंद कर दो। हाँ, डाइट बंद। हाँ, डाइटिंग पर डाइटिंग पर मतलब डाइट जो है उस पर टिंग से करके बैन लगा दिया जाए और बैन कहा लगा जाए कि दिया कुछ जाए। मत खाओ, नहीं पियो, और ऐसे किसी तरह से जियो हवा किसी पानी तरह में। से जियो। जी। हालांकि ये इंसान जीता नहीं है, अगर मन से भी वो सोच रहा है कि हाय हाय हम नहीं खा पा रहे हैं, वो नहीं खा पा रहे हैं, तो सोचिए शरीर का क्या होता है हाल। तो डाइटिंग जो है, सबसे पहली बात तो अलग अलग ढंग से अपनी परिभाषा इसको करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तुमने बताया ना कि लोग सोचते हैं खाना बंद करना है क्योंकि हमें वजन करना हाँ। है, तो सबसे पहले खाना बंद कर दीजिए। बंद करना है। कम भी क्या, कम हाँ ठीक है, बंद ही करते हैं, तभी सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, बंद कर दो। फिर दूसरी डाइटिंग इसलिए की जाती है फिट रहने के लिए, है ना। और कई बार शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी डाइटिंग, वो तो अच्छी वाली बात कर रहे हैं हम कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए डाइटिंग जो की जाती है। मतलब ऐसा सोचने वाले उन लोगों का प्रतिशत बहुत कम है। बिल्कुल। और ये वाला बहुत ज्यादा है जो अब हम बताने जा रहे हैं, बताइए। किसी और को देखकर डाइटिंग करना। हाँ, वो बोलते हैं अरे आप भी कर रही हैं, हाँ लग भी रहा है, थोड़े पतले भी लगने लगते हैं। वो आंखों पर असर हो जाता है, दूसरे सामने वाले की आंखों पर असर होते जाता है, असर बोलते होता पतली जाता लग रही है। हो, अब बिल्कुल। हम भी डाइट करेंगे। तो डाइटिंग के वैसे देखे जाए तो सही मायने में जो हम लोग आदर्श की अगर बात करें, जो जी। सही मायने हैं उसका, उस हिसाब से अगर देखें तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, शरीर में हल्कापन होता है, बिल्कुल। और त्वचा में चमक आ जाती है, मानसिक शांति रहती है, ताजगी बनी रहती है। हाँ, तो अगर डाइटिंग करके ऐसा सब महसूस हो रहा है, मतलब सही डाइटिंग सही है। डाइटिंग कर रही हैं आप। और लेकिन अगर आपके साथ साथ जो डाइटिंग करते हैं, अगर आप, जैसा कि हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं, हमने जैसे कहा कि 90% लोग वही करते हैं, जी। तो उसमें क्या होता है कि हम सोचते हैं कि अच्छा थोड़ा सा खाया, एक दो कौर, या कोई ऐसी सैंडविच ली जिसमें चीज वीज थी, उन्होंने कहा अच्छा एक कौर काटा, अरे इसमें बहुत कैलोरी है, लो नेहा तुम खा लो, दे दिया, और फिर तो बस थोड़ी गया, सब हो गया खत्म। तो ऐसा क्या होता है कि हम फिर ये नहीं देखते कि हमें कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं, कौन से हम नहीं ले रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे बस ये लगा कि ये वजनी है, ये इसमें ज्यादा कैलोरी है, इसमें वसा ज्यादा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जी। और बस हमने उसको किनारे कर दिया। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खास तौर से ए, बी, ई और के प्रोटीन जो है, ये जो विटामिन है जी। उनकी जो है पूर्ति हमें शरीर में नहीं हो पाती। बिल्कुल। और कई मिनरल्स भी होते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, ये सारे भी जरूरी हैं। तो ये भी हमें नहीं मिल पाते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें तो हम खा ही नहीं रहे, हटा दिया हमने मुझसे। बिल्कुल। तो ऐसे डरते रहते हैं हम। फिर ऐसे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, यानी कि जो हमारे पाचन की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर को जब पूरा पोषण नहीं मिलता है या भोज्य पदार्थ ही नहीं मिलता है जब, तो ऐसे में उसको जब काम करने की, शरीर एक मशीन है, हम सब जानते हैं, तो ऐसे में वो काम करना कम कर देता है और मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है। तो मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है तो हमारा वजन कम होता है, हमें लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन असल में हम कमजोर हो रहे होते हैं। जी। तो हम जर्जर अवस्था में जाते जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो पतले हो गए और इसके बाद फिर खुश होते रहते हैं उस बात में, लेकिन उसके और भी बहुत से नुकसान होने लगते हैं। पहले तो शरीर पे जो नुकसान होते हैं बिल्कुल, उसके बाद जो नुकसान होते हैं वो बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे कि मेटाबॉलिज्म जब कमजोर होता है तो हमें भूख भी कम लगने लगती है और वो पूरी ताउम्र हमारे साथ चलती रहती है। इसके साथ साथ जाहिर है कि जब भूख कम लगती है या शरीर कहीं ना कहीं कमजोर होता है, मन भी बड़ा दुखी रहता है, जिसको हम आमतौर पर आजकल कहते हैं मूड स्विंग होना। जी। तो हम कभी भी संतुलित भोजन नहीं मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं लगता है, मूड खराब रहता है, जल्दी चिड़चिड़ाने लगते हैं और थकने लगते हैं कई बार। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई क्यों थक रहे हैं बार बार हम किसी चीज की वजह से, लेकिन असल में कुछ ऊर्जा ही नहीं मिल रही शरीर को, तो वो थक ही जाता है बेचारा। और इसके साथ साथ ऐसा है कि बहुत सारी बीमारियां भी हो सकता है कि पनप रही हों और हमें महसूस नहीं होता, और हमें लगता है कि हम डाइटिंग कर रहे हैं इसलिए शायद ये सब हो रहा है। तो हो सकता है कि यूं डराना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसे में डायबिटीज या कुछ और सारी बीमारियां भी हो जाती हैं और शरीर उनसे जूझ रहा होता है, और हमें लगता है कि चूंकि पोषक तत्व नहीं पहुंच रहे हैं या कुछ भोज्य पदार्थ हम कम ले रहे हैं इसलिए कमजोरी लग रही है।
तो इस तरह से सतर्क होकर डाइटिंग करें। बिल्कुल। और और कई बार डाइटिंग में ऐसा होता है कि हम कम खाना तो खाना ही, हम पानी भी कम पीने लगते हैं जी क्योंकि कुछ खाया नहीं है, तो ऐसा वो एक अलग सा मन में हो जाता है कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है, जी तो हम पानी पीना भी किसी तरह से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार सिर दर्द होता है हमारा, या और भी बहुत सारी समस्याएं हमें हो सकती हैं, जैसे कई बार कब्ज हो जाता है या पथरी भी हो सकती है, क्योंकि पोषक तत्व ठीक से हम नहीं ले रहे हैं, तो वो जो जी सबको मिलाकर वो पचा सकता था शरीर, उसे जी कुछ अलग अलग तरह के पोषक तत्वों को पचाना पड़ रहा है, और वो फिर बाद में पानी भी नहीं मिल रहा है, तो वो सफाई नहीं हो रही शरीर की। सफाई नहीं हो रही है। जी और सिर दर्द का एक और कारण होता है कि जी हमारे शरीर में जो बाकी मिनरल्स की जो बात आती है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जिसको कहते हैं, वो भी कभी कभी जब बिगड़ जाता है तब भी जी सिर दर्द होता है, या लवण की जब कमी होती है, नमक की जब कमी होती है हमारे शरीर में, तो भी सर दर्द होने लगता है। बिल्कुल। और अक्सर हम डाइटिंग में इस तरह से देखते हैं कि केवल फल फल खा रहे हैं या कुछ इस तरीके का फल खा रहे हैं जिसमें कि नमक की कमी है, जी तो भी हमें सिर दर्द होने लगता है। और फिर तो ले दे के पूरा वो चक्र बन जाता है, बल्कि यूं कहें कि कुछ चक्र बन जाता है ना। जी तो इससे जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीजें हैं। जी, जैसे बाल झड़ने लगते हैं हमारे, क्योंकि कहा जाता है कि शरीर में सारे पोषक तत्व, जो शरीर होता है वो इस तरह से बांटता है कि पहले जो शरीर के ज्यादा काम करने वाले अंग हैं उन्हें पहले पोषक तत्वों से ऊर्जा देता है, धीरे धीरे करके आखिर में वो नाखून, बाल और ये सारी चीजों की बारी आती है। तो अगर आपने त्वचा, नाखून और बाल वगैरह भी आपके उतने अच्छी तरह से नहीं रहते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, तो अगर आपके बाल किसी के झड़ते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि उसे अच्छी तरह से पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। जी। तो ये और एक बड़ा रीजन है, बड़ा मतलब कष्ट वाली चीज है, बड़ी खतरनाक भी है। क्योंकि खतरनाक इसलिए कह रहे हैं, वैसे आप सोचेंगे बाल झड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, शरीर थोड़ा झड़ रहा है, ये अच्छी बात है, जी ऐसा नहीं होता है। इसमें लगातार डाइटिंग करने से ये भी हो जाता है कि हमें डिप्रेशन भी होने लगता है, क्योंकि कुछ मजा नहीं आता है जिंदगी में। जब मजा नहीं आता तो कहीं ना कहीं हम अवसादग्रस्त भी हो जाते हैं, और कहीं कहीं इसकी घबराहट होने लगती है कि ये सब क्यों हो रहा है तो एक समय तक हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम चलते रहते हैं और हमें अच्छा लगता रहता है, क्योंकि शुरुआत में जब वजन थोड़ा कम हो रहा है या हो रहा है तो हमारा एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे अगर देखा जाए तो लंबे तौर पर इसका असर उल्टा पड़ता जाता है, और हम क्योंकि हम खा नहीं सकते तो हम बार बार मना करते हैं, शरीर की जो जरूरत है उनको भी हम मना कर देते हैं कि नहीं, हमें नहीं खाना है, या हमें इतना ही खाना है। अब हमारी भूख है लेकिन हम सोचते हैं मन है बहुत ज्यादा, हम थोड़ा सा खा रहे हैं इतना सा, और एक चीट डे बनाते हैं जिस दिन कुछ भी खा सकते हैं, तो उस दिन ऐसा खाते हैं कि पूरे हफ्ते भर का हो जाता है। और एक बात और है, जो कहते हैं ना मन मारना, हम जो कहते हैं ना नहीं खा रहे हैं, तो मन है, और तुमने कहा ना कि बहुत मन है, नहीं खा रहे हैं, तो जो मन मारते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमें ग्लानि भी होती है, कहीं ना कहीं हमारे मन में ये गिल्ट रहता है कि अरे बचपन से खा रहे थे, सब इतना अच्छा लग रहा था, आज क्यों नहीं खा पा रहे हैं, हम ऐसे क्यों हो गए। फिर कहीं ना कहीं आप अपने मोटापे को या अपने शरीर को भी कहते कोसने लगते हैं जी। तो आपको खुद अपने से ग्लानि होती है कि हम ऐसे क्यों हो गए, हम वैसे क्यों हो गए। तो इन सब चीजों पर इतना ध्यान न दें, और कहीं ना कहीं ले देकर अगर बात बनती है तो हार्मोन्स की दिक्कत आती है, तो हमारी बहनों का मासिक धर्म जो है वो भी अव्यवस्थित हो जाता है, और उसका भी पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और कई बार हम ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि शरीर एक तरह से कमजोर कर दिया हमने शरीर को, तो हम छोटी छोटी चीजों में बीमार भी पड़ने लगते हैं। तो ले दे के बात ऐसी नहीं है कि हम डाइटिंग ना करें, बता रहे हैं, बस हम ये कहना चाहते हैं कि डाइटिंग अगर कर रहे हैं तो जो एक प्रशिक्षित व्यक्ति है उसके निर्देश के अनुसार काम करें, वो आपको आपके शरीर के हिसाब से बताएगा कि क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये बताएं। उससे पहले हम गाना सुना सकते हैं। बिल्कुल।
तो ये एक बड़ा ही अच्छा गाना हमने सुन लिया। डर गई मैं मर गई मैं। भाई हमारे साथी बहुत अच्छा लिखकर भेज रहे हैं कि डाइटिंग के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन डाइटिंग अपने हिसाब से ना करें, डॉक्टरों की सलाह से ही डाइटिंग करें, क्योंकि जो भी डाइट चार्ट बनी होती है उसी के अनुसार आपको अपनी दिनचर्या में खान पान का नियंत्रण बना कर रखते हुए वो बातें अमल में लानी है। अन्यथा अगर आपने अपनी मर्जी से कुछ भी किया तो समझ लीजिए आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि डाइटिंग में अक्सर लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते और इसी वजह से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे लोगों को सिर दर्द, आलस, कब्ज और पेट संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। ये तो जैसा हमने पहले ही कहा था कि 90% लोग एक तो देखा देखी करते हैं, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, और वैसे ही डाइटिंग कर लेते हैं कि अच्छा फला कर रहा है हम भी कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि चोरी चोरी वो और क्या क्या कर रहे हैं। हो सकता है वो साथ में कुछ व्यायाम कर रहे हो अपनी कैलोरी को जलाने के लिए, उनको बर्न करने के लिए, उनको सही प्रयोग में लाने के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है ना कि वो जो सामने वाला कर रहा है उसकी जो अलग तरह की सेहत की शारीरिक बनावट है या उनकी स्वास्थ्य की कुछ अलग ही समस्याएं हैं या नहीं है, तो उसके हिसाब से उन्हें सब चीजें बताई गई हैं।
हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, आप संभाल पाएंगे कि नहीं, वो वाली चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और सबके अंदर का जो पूरा रसायन है ना, प्रकृति ने बहुत अलग ढंग से बनाया है। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो बराबर किसी की निगरानी में ये सब काम करें, ताकि हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जो अच्छे अच्छे व्यंजन हम बताते हैं वो खाते रहें, और आप भी बताते रहें हमें नारियल के। बिल्कुल, नारियल के व्यंजन हम बताने वाले हैं। तो पहले व्यंजन बता दें? नहीं। पहले बातें करें इज्जत की गठरी की। क्योंकि जो बात सबसे ज्यादा समझ, व्यंजन में तो क्या क्या डालें, कैसे डालें, कई बार समझ में नहीं आता। लेकिन सबसे ज्यादा समझ में नहीं आता है वो इज्जत की गठरी होती कैसी है, जो सब लेके घूमते हैं और देखते ही देखते वो बोलते कि भाई हमारी बेइज्जती हो गई। ऐसे ही बस बच्चों की भी बेइज्जती बड़ी जल्दी हो जाती है। हाँ, आप तो जरा सा कुछ बोले या आपने समझाया भर कि बेटा ये चीज ऐसे से ऐसे नहीं, ऐसे होती है, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, वो तुरंत कहेंगे अरे आपने तो हमारी बेइज्जती कर दी। हाँ, उनको लगता है कि आपने क्यों हमारी बेइज्जती कर दी, आपने हमें ऐसा कैसे बोल दिया, हमारे दोस्तों के सामने कैसे बोल दिया। हाँ, वो तो बहुत जबरदस्त हो जाती है बेइज्जती। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो बेइज्जती वाली बात है, वो हालांकि बहुत सारे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अपने जो इज्जत है उसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन नेहा, भाई हमसे कैसे संभाला जाए? कैसे संभाला जाए, ये तो कहते हैं इज्जत बनाने से बनती है, यानी हम अपने व्यवहार से अपनी इज्जत लोगों की नजरों में बना सकते हैं। अच्छा, हमें लगा कि वो कोई चटनी की तुम रेसिपी बता दोगी कि अच्छा ऐसे बनती है इज्जत। जी जी बिल्कुल, इज्जत उसी तरह से बनती है कि आप अपने सामने वालों से अच्छी तरह से व्यवहार कीजिए, तो सामने वाला भी आपके साथ उसी तरह से अच्छा व्यवहार करेगा। या आप किसी के साथ वो सारे काम ना करें जो आपको खुद के लिए नहीं पसंद है। अच्छा, आपको कोई डांटता है दिन भर, आपको पसंद नहीं आता है, तो आप भी अपने से छोटों को ना डांटे, तो उनको भी पसंद नहीं आता है ना। तो बड़ों को डांट दे? नहीं, बड़ों को तो डांट ही नहीं सकते, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो वो कर ही नहीं सकते। हमें लगा तुमने कहा छोटों को नहीं डांट सकते, तो चलो बड़ों को डांट देते हैं। तो बड़ों से डांट नहीं मिलेगी ना, फिर छोटों को आप नहीं डांटेंगे, फिर जो हमारे बड़े हैं वो हमें नहीं डांटेंगे, तो इस तरह से ये पूरा एक चक्कर बनेगा। जी, क्या बात है। तो हमारे साथी वैसे लिखते हैं कि आप इज्जत की गठरी पर भी बातें होने वाली हैं। जीवन में इज्जत एक अनमोल चीज है। जीवन में इज्जत के अनेक पहलू हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है जिसका इंसान जीवन भर ख्याल रखता है। इसलिए कहते हैं इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। इससे पता चलता है कि इज्जत की अहमियत हमारे जीवन में कितनी है, हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए। तो ये तो बड़ी गंभीर बात हो गई है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ, ऐसे कहते हैं ना, तो जैसा व्यवहार हम करते हैं तो सामने वाला भी वैसा ही व्यवहार करता है। वो एक बात हो गई। तो हमारा जो इन्होंने कहा कि भाई अगर मतलब वेल्थ गई, यानी कि संपत्ति अगर गई तो वापस आ सकती है, लेकिन जो हमारा कैरेक्टर जाता है वो नहीं आ सकता। तो वो बिल्कुल ही एक अलग मायने में बात हो जाती है। जैसे हम बेईमानी कर रहे हैं या झूठ किसी से कह रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें पता चलता है तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत गिर जाती है। वो तो हो गई एक अलग बात, तो वो बना के रखना चाहिए। हाँ, मतलब आप अपने सदाचार वाली जो बात है वो बिल्कुल अलग है। आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, जो बाकी जो समाज में अच्छी व्यवस्था के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए जो गुण बताए गए हैं उनको हमें जरूर अपनाना चाहिए। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमने तुम्हारी बहुत इज्जत की तो तुम हमारी इज्जत तो कर ही रही हो, कोई एकदम तीसरा आदमी आके भी बेइज्जती कर जाता है, पता है? बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है। क्या करेंगे? कई लोगों की आदत भी होती है कि उन्हें बड़ा मजा आता है दूसरे की बेइज्जती करके, तो उनकी खुशी के लिए कर लेने चाहिए। उनका खून बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में हमें अपनी हम क्यों ऐसा महसूस करें कि हमारी बेइज्जती हो गई है? हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, ये असली बात। यस, बिल्कुल यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आप खुश हो जाइए, आपका खून बढ़ जाए, और आप ये देखिए कि कहीं आपको धूल लग तो नहीं गई, तो झाड़ झूड़ के थोड़ा आगे बढ़ जाइए। बिल्कुल, क्योंकि हर वक्त अगर हम इज्जत या निंदा या कोई भी ऐसी बेइज्जती वाली चीज को लेकर चलेंगे तो पूरा जीवन हमारा दूभर हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर बाद छोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल दिल से लगा लें उसको और बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि जीवन और मौत का उसको सबब बना लें, ऐसा ना करें उसको। अगर कहीं ऐसी जगह हो गई है जहां आप बिल्कुल असहाय से हो गए हैं तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये छोटी छोटी सी बातों पर अगर हम हर छोटी सी बात, या किसी ने हमारे साथ कुछ मजाक कर लिया, या किसी ने हमें कुछ छोटी सी बात कह दी ऐसे मजाक के तौर पर, या जानबूझकर भी कह दी कि ताकि हम बाकियों के सामने थोड़े नीचे नजर आए,
तो भी हर चीज को हम अगर इज्जत का मुद्दा बनाकर चलेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि अगर इसने हमें हमारा मजाक उड़ा दिया, उसने हमारे साथ मजाक नहीं किया, उसने हमारा मजाक उड़ा दिया, तो जब मजाक उड़ा दिया सोचते हैं तो फिर हमें उसमें मजा नहीं आता, बल्कि बहुत तकलीफ होती है। फिर हमने जैसे कहा ना, जीवन और मौत का मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, अक्सर आपने महसूस किया होगा। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज को वहीं छोड़ दें, उसको मजा ले दें? क्योंकि जैसे कि हम अक्सर कहते भी हैं कि अगर किसी ने कहा आपको कि आप ऐसे हैं, आप वैसे नहीं हो जाएंगे जी, है ना, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और वो सामने आ ही जाना है किसी न किसी दिन। मतलब सामने वाला अगर उनकी बात मान भी लेता है तो आप अपनी तरह ही रहेंगे अगर, तो किसी ना किसी दिन तो सामने वाले को भी ये बात पता चल जाएगी कि नहीं भाई, वो उन्होंने जैसा इनके बारे में कहा था वो वैसे है नहीं, ये जैसे हैं वैसे हैं। एक बात ये बताओ कि अगर जो व्यक्ति ने मेरे बारे में किसी और के कहने पर अगर राय कायम की है, तो उसकी राय क्या बहुत अहमियत रखती है? बिल्कुल भी नहीं। कल को हमारे कहने पर भी किसी और के बारे में कुछ और राय रख सकता है, तो यानी उनकी अपनी कोई राय नहीं है, कोई राय नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसा मत करिए, लोगों को राय बनाने दीजिए। अब जैसे कि हमने एक बार बहुत छोटी सी कथा सुनाई थी, ये बात यहाँ पर बहुत फिट होती है। जैसे कि वो एक गधे और शेर में जो झगड़ा हो गया था ना, वो वाली कथा सुनाई थी ना, कि वो गधा कहने लगा कि नहीं पूरी घास नीली है, और शेर कह रहा था नहीं हरी है। तो फिर दोनों राजा के पास गए। जब राजा के पास गए तो गधा दूर से ही चिल्लाने लगा घास नीली है, घास नीली है। तो अब शेर ने कहा कि नहीं पीली, अरे हरी है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं नीली है। तो और बोले फिर, तो गधा और खुश हो गया, उसको लगा कि अरे अब तो इसको सजा मिलनी चाहिए शेर को, कि देखा गलत ये तो साबित हो गया, पूरी घास नीली है, राजा भी कह रहा है। तो उसने कहा कि फिर सजा दीजिए इसको, कुछ तो आप दीजिए, दंड दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको 3 महीने मौन रहना होगा। तो जब दंड मिल गया तब वो धीरे से गए राजा के पास। उन्होंने कहा हुजूर, आपको तो मालूम है कि घास हरी है, फिर दंड मुझे क्यों दिया गया? तो उन्होंने कहा तुमने क्यों बहस की, तुम्हारे कहने से न तो घास हरी हो जाएगी न नीली हो जाएगी। वो उसने पूछा धीरे से कि राजा आपको तो पता है ना घास हरी है? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन तुम इससे बहस क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसके कहने से न नीली होगी न हरी होगी, हरी है हरी रहेगी, इसलिए आप 3 महीने मौन रहें। तो तो ये कहने का मतलब है कि चुपचाप रह के इंतजार करें, एक ना एक दिन आप जिस तरह के हैं, या जो भी बात अगर वो यूं ही कही गई है तो वो बात अपने आप ही उसका अर्थ खो देगी या प्रभाव खो देगी, और उसके बाद उसका कुछ अर्थ नहीं। लेकिन अगर आपने उस बात पर एक प्रतिक्रिया दे दी या आपने उसको बहुत गहराई से तो वो बड़ी बन जाएगी, कर लिया, तो आप उसको बड़ा बना रहे हैं, न कि उस व्यक्ति ने उसे बड़ा बनाया है। और एक बात और है कि आपकी खुद की क्या वजूद है। अगर किसी और के कहने पर आप इस तरह से हिल जाते हैं तो यानी कि आपकी कहीं न कहीं धरती जो है वो कमजोर है। तो थोड़ा मजबूत धरती पर खड़े रहें और ये मानकर चलें कि जो सत्य है वो सत्य है, जो सही है वो सही है, और अपना जो आकलन है जो आप समझ रहे हैं वही है ना। और अक्सर बेइज्जती तो है ना उसमें बहुत होती है, जैसे कि अभी किसी ने कह दिया रेनू दादी। हाँ, किसी ने अभी हमें आंटी कह दिया। तो आंटी कहने पर तो बड़ी बेइज्जती हो जाती है। नहीं बाल भी सफेद भी आंटी कह दिया, आप तो गए काम से हम। और जिनकी हाइट कम है उनके तो बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं बहुत, वो अगर आंटी कह देते तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो ऐसा हो गया कि भाई धरती वरती फटे और हम नीचे जाएं, अंदर कहीं कुछ पाताल लोक। तो ऐसा महसूस तो होता है, लेकिन असल में आप ये भी सोच सकते हैं कि कोई बात, अंग्रेजी में बुआ को भी आंटी कहा जाता है, मौसी को भी आंटी कहा जाता है, उसके लिए बड़े होने की जरूरत नहीं होती। कई बार पैदा होते ही आंटी बन जाते हैं उस तरीके से। बिल्कुल, तो ऐसा समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल यही बात है, जैसे कि वो घास वाली बात है, वैसे ही अगर आपकी उम्र 30 है या 25 है तो उतनी ही रहेगी। उसके आंटी कहने से आप अचानक से 55 की नहीं हो जाएंगी। हाँ, ये सोच सकते हैं कि उसने कम से कम हमारी बेइज्जती नहीं की, या हमें कुछ दूसरे बातों से न बुलाया, कुछ और संबोधन नहीं दिया। देखो कुछ और संबोधन अगर देगा कोई इस तरीके का, तो जाहिर है कि उसकी अपने ही कुछ उसको सम्मान पे उसी की ठेस पहुंचेगी, न कि आपको। तो कहीं ना कहीं सब लोग अपना अपना एक अच्छा आचरण लेकर चलता है और उससे उसकी पहचान बनती है, ना कि किसी की कहने से हमारी सम्मान बढ़ता है ना कम होता है। हम अपना सम्मान खुद बनाते हैं, समाज में एक स्थिति बनाते हैं अपनी, और वो कहीं ना कहीं संस्कारों से मिल जाता है हमें, या कभी कभी धीरे धीरे हम लोगों को देखकर सीखते भी हैं। बिल्कुल, एक किताब में मैंने पढ़ा था, वो एक बहुत ही अच्छा प्रसंग की तरह एक उन्होंने लिखा कि
अपमान तब तक असर नहीं दिखाता जब तक हम उसे महसूस नहीं करते। बिल्कुल। तो जब तक हमने महसूस नहीं किया तब तक हमारी बेइज्जती नहीं होती है। जी। और जब हमने महसूस कर लिया तो वो बहुत छोटी सी चीज में भी हमारी बेइज्जती हो जाती है और हम उसको बड़ा बना देते हैं। जी। और इस तरह से सामने वाले की बात को और उसको बहुत अहमियत देकर हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं। तो अब बिल्कुल। आपको विचार करना है कि आपको क्या करना है। तो हम है ना? इसे बड़ा नहीं बनाते हैं, गीत सुनवा देते हैं आपको। बिल्कुल। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। चोरी चोरी बगिया में आई जो बहार, कलियों की अखियों से छलका खुमार। चोरी चोरी बगिया में आई जो बहार, कलियों की अखियों से छलका खुमार। छुप छुप किसी से नजर हुई चार, कोई दिल जीत गया कोई गया हार। मन मेरे झूम तारों को चूम आया तेरा जमाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। बाजे मोरा बिछुआ ठुमक चलू चाल, धक धक दिल मेरा देता जाए ताल। बाजे मोरा बिछुआ ठुमक चलू चाल, धक धक दिल मेरा देता जाए ताल। उड़े है चुनर जैसे शायर का ख्याल, जाने कैसे जादू लेके आया है ये साल। आंखें चुराऊं छुप छुप के गाऊं मैं एक नया तराना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। नई नई दुनिया है मैं हूँ अनजान, अभी अभी किसी से हुई है पहचान। नई नई दुनिया है मैं हूँ अनजान, अभी अभी किसी से हुई है पहचान। सोच सोच हार गया मैं हूँ हैरान, तुम किस नाम से पुकारूं मेहमान। सपना कहूँ कि अपना कहूँ कि रंगीन एक फसाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। एक नजर किसी ने देखा और दिल हुआ दीवाना, है बात बस इतनी सी और बन गया अफसाना। तो इतनी सी बात का बन गया अफसाना, ऐसा हो जाता है कई बार। तो लेकिन भाई हम तो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, छोटी छोटी चीज़ों को टाल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और डाइटिंग के लिए खास तौर से एक बार फिर से नेहा हम बताना चाहते हैं जी। कि व्यंजन हम बताने जा रहे हैं ना, इसलिए एक बार फिर से बता दें कि डाइटिंग सोच समझ के करें। कभी कभी ये जो हमने चीज़ें बताई हैं वो तो होती ही हैं, कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाती जी। हैं और हमारी मांसपेशियों पर जो असर पड़ता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जी। जो कि किसी भी इलाज से फिर ठीक नहीं हो पाता है। तो बहुत संभल के करें। जिम अगर भी ज्वाइन कर रहे हैं आप तो बहुत ध्यान से करें। बिल्कुल। और अपने जांच वगैरह करवाते रहें स्वास्थ्य की, ताकि पता रहे कि आप जो कितना नारियल खाना शारीरिक, हाँ कितना नारियल खाना है। नारियल तो मतलब जब खाया जाता है तो ऐसा समझ में ही नहीं आता कि खाते कितना खा जाओ। लिया जाए, बड़ा अच्छा लगता है। और मीठा निकल जाता है तो बहुत ही क्या अच्छा बात लगता है। है। लेकिन फिर भी साथ में मिश्री तो खाते ही है ना, उसका मिश्री भी मजा अलग खाते हैं होता तो है। वो और ही अच्छा लगता है। नारियल का पानी पीते हैं तो वो भी एक अलग तरह की ताजगी देता है जी, हमें। हाँ।
डाइटिंग में बोलते हैं ना, पीने के नारियल का पानी पीने कहा जाता है। तो ऐसे ही तो हमारी तरफ उंगली दिखा रही हो, जैसे लग रहा है हमने बहुत डाइटिंग की है। हम बिल्कुल नहीं करते क्योंकि देखो ऐसा है कि नारियल की गिरी बहुत अच्छी लगती है। हमारे साथी भी लिखकर भेज रहे हैं और इन्होंने बताया बहुत अच्छी सी चटनी, ताजा नारियल और 1-2 हरी मिर्च ले लीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया और नमक तो सब लोग स्वाद के हिसाब से ही रखते हैं, बिल्कुल। सबको साथ में महीन कर लें, पीस लें, फिर इसे बघार लगा दीजिए। बघार कैसे लगाना है? कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर उसमें कड़ी पत्ता, जीरा, सरसों के दाने और लाल साबुत मतलब खड़ी वाली जो मिर्च होती है सूखी वाली वो डाल दें और तैयार बघार पीसी चटनी पर डाल दें, बस चटनी तैयार। बिल्कुल। और आपने चटनी की रेसिपी बता दी है, तो अब उसको खाने के लिए हम चावल बता देते हैं नारियल का। अच्छा, हमने सोचा तुम लड्डू बताओगी। नहीं, लड्डू चटनी अच्छी नहीं लगेगी ना साथ में खाने में। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर नारियल की चटनी में नारियल का लड्डू डुबा के खाया जाए तो सारे सब डाइटिंग करके चले जाएंगे। बिल्कुल। तो नारियल का चावल बनाने के लिए चावल 1 कप, नारियल कद्दूकस किया हुआ नारियल चाहिए 3/4 कप, राई 1/4 चम्मच, चना दाल 1 चम्मच, उड़द की दाल 1 चम्मच, काली मिर्च स्वाद के अनुसार, करी पत्ता 4 से 5, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं 1/4 चम्मच, तेल 1 चम्मच। अदरक लहसुन ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं डालें जी। तेल 1 चम्मच हम लेंगे इसके लिए। हींग चाहिए चुटकी भर, नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें चाहिए काजू चाहिए 7 से 8 बारीक कटे हुए, गाजर चाहिए 1/4 कप बारीक कटी हुई, पत्ता गोभी 1/4 कप बारीक कटी हुई, मटर के दाने 1/4 कप और फलियां जो भी हमें मिल जाए 1/4 कप वो भी, प्याज 1 बारीक कटा हुआ, प्याज ना डालना चाहे तो ना डालें, और टमाटर 1 बारीक कटा हुआ। तो एक तरह से तो ये सब्जी वाला पूरा खाना बनने वाला है। हाँ, पूरा पुलाव हो गया तो। अच्छा, चलो बताओ। तो इसके लिए सबसे पहले आप चावल को धो के उसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख दें और चावल को फिर उबाल लीजिए और उसको निकाल के अतिरिक्त जो उसका पानी हो जाता है उसको निकाल के प्लेट में आप ठंडा कर लीजिए। अच्छा। अब एक पैन लेकर गैस में रखिए, तेल डाल के इसमें राई का तड़का लगाइए, जीरा डालिए और राई जब तड़कने लगे तो इसमें आप चना दाल, उड़द दाल और काजू डाल के थोड़ा भूरा होने तक भून लें उसको। तो पहले दाल डाल लें, बाद में काजू डालें क्योंकि काजू जल्दी लाल हो जाते हैं जी। और उसके बाद आप अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें मिलाइए, हींग और करी पत्ता डाल के थोड़ा चलाइए अच्छे से, फिर सारी सब्जियां डालकर उसको अच्छी तरह से पका लीजिए। जब लाल लाल हो जाए सब तो कद्दूकस किया हुआ नारियल डालिए और हल्का सुनहरा होने तक भुनिए तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है इसमें से जी। फिर नमक डालिए और सारे मिश्रण को अच्छे से आप मिला करके उसके बाद जो चावल आपके बने हुए हैं उसे अच्छे से मिला लीजिए और बढ़िया से चला देंगे तो आपका नारियल चावल तैयार हो जाएगा। प्लेट में निकाल लीजिए, हरा धनिया आप डालिए ऊपर से, चटनी ले लीजिए साइड में जो अभी हमने बनाई है और बस खा लीजिए और हम आपको सुना देंगे गीत। बुरी निगाह बाहर जमाने वाह वाह वाह, अच्छी सूरत बुरी निगाह बाहर जमाने वाह वाह वाह, बाहर जमाने वाह वाह वाह, बाहर जमाने वाह वाह वाह, अच्छी सूरत बुरी निगाह बाहर जमाने वाह वाह वाह। यहाँ जिंदगी भी है गुनाह बाहर जमाने वाह वाह वाह, अच्छी सूरत बुरी निगाह बाहर जमाने वाह वाह वाह। इश्क का लेना कोई ना हुस्न पे आता है इल्जाम, जो खुद जले वो है मासूम, शम्मा हमेशा की बदनाम, शम्मा हमेशा की बदनाम।
उल्टी चाल और उल्टी राह, वार जमाने वाह वाह वाह, अच्छी सूरत बुरी निगार जमाने वाह वाह वाह। झूठा मरना झूठिया वार जमाने का, अच्छी सूरत बुरी निगाह बाहर जमाने वाह वाह वाह, बहाने वाह वाह वाह, बाहर जमाने वाह वाह वाह, अच्छी सूरत निगाह बाहर जमाने वाह वाह वाह। तो ऐसे वाह 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 करेंगे हम जब बनेगी नारियल के अलग अलग व्यंजन और सब खाएंगे आराम से अच्छी तरह क्या से। बताने जा रही हो? अब हम क्योंकि मीठा तो बनता है, नारियल का लड्डू बनता है, नारियल की बर्फी बनती है। आ गई ना लाइन पर। हाँ, लेकिन हम बनाएंगे नारियल की खीर। तो कुछ तो अलग बना दिया जाए। हमने लड्डू और बर्फी तो बड़ी अच्छी लगती है। पेन और कॉपी निकाल लिया हमने, चलो तो बताओ। इसके लिए कच्चा नारियल हमें चाहिए एक मध्यम आकार का, दूध चाहिए 1 लीटर, फुल क्रीम जो आता है जिसमें क्रीम अच्छी हो, काजू 6 से 7 बारीक कटे हुए, बादाम 6 से 7 बारीक कटे हुए, किशमिश भी थोड़ी हम डाल सकते हैं, चीनी पाउडर 1 कप के करीब लगेगा, या ज्यादा मीठा खाना हो तो ज्यादा, कम खाना हो तो कम। इलायची पाउडर हम स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। तो इसकी विधि है कि सबसे पहले तो नारियल को छिलकर उसको कद्दूकस करना है हमें। तो काला वाला हिस्सा रखना है या नहीं? काला वाला हिस्सा रख सकते हैं, सुंदर दिखेगा, पर ना रखें तो भी चलेगा। तो ज्यादा सुंदर दिखेगा। हाँ, ज्यादा सुंदर दिखेगा, पूरी सफेद कलर की। जी। फिर अगर आप दूध को उबाल के उसमें आप कद्दूकस किया हुआ नारियल डाल दें और दूध में जब उबाल आता रहे तो उसे चम्मच से बीच बीच में चलाते रहें, धीरे गैस धीरे कर दें और धीरे 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 खीर को आप पकने दीजिए। तो यानी चावल की जगह इसमें हमने डाला है नारियल, तो वो बड़ी अच्छी तरह से लगेगा, क्योंकि नारियल का भी दूध जो निकलता है तो वो मिठास उसमें घुल जाती है। और धीमे आंच में ही इसे धीरे धीरे चलाते रहे ताकि वो तली से ना चिपके। और जब थोड़ी गाढ़ी हो जाए अच्छी तरह से तो ये सारे जो कटे हुए मेवे हैं उसे हम डाल करके अच्छी तरह से और चलाते रहें। और थोड़ा दूध गाढ़ा गाढ़ा सा जब हो जाएगा ना तो थोड़ा ज्यादा इसका टेस्ट आएगा। तो वैसा करें और 5 से 10 मिनट तक इसको चलाने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब चीनी और इलायची पाउडर डाल करके आप उसको फिर से मिलाएं। और कई लोग होते हैं जो चीनी डालने के बाद एक बार उबाल जरूर देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं उबाल देना चाहे तो, ताकि वो खराब नहीं होती है, अच्छे से उबल जाता है तो ज्यादा देर तक आप उसको बाहर रख सकते हैं। जी, तो वैसा कीजिए आप। और आखिरी में आप एक कटोरी में नारियल की खीर को निकाल लीजिए और उसमें फिर से थोड़े ऊपर से बारीक कटे हुए जो मेवे होते हैं मिला दीजिए और खा लीजिए, खिला दीजिए। खा लीजिए बोलेंगे तो हो सकता है हम सिर्फ अकेले खा लें, तो इसलिए खिला भी दीजिए साथ में थोड़ा। तो भाई इस तरह से मीठा भी हो गया, नमकीन भी हो गया, और इन सब चीजों का ख्याल रखें। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि डॉक्टर की निगरानी में ही डाइटिंग करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा कि सबकी शारीरिक संरचना अलग होती है, वैसे ही आप भी लिख रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि कभी कभी लोग अपने को स्वस्थ रखने के लिए भी डाइटिंग करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सही मायने उसका समझे कि डाइटिंग का मतलब क्या है। ऐसा मत सोचिए कि कोई अगर किसी चीज से परहेज कर रहा है तो वो सिर्फ खाना उसने छोड़ा है। कभी कभी जैसे कि अगर शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है तो उसमें किसी में चीनी छोड़ना है, किसी में नमक छोड़ना है, तो इस तरह से भी सब चीजें की जाती हैं। तो कई बार आपको कम नमक खाना होता है और कई ऐसे जैसे कई बार किडनी की कुछ परेशानियां अगर होती है, बुजुर्ग होते हैं आमतौर पर, तो उन्हें पानी की भी डाइटिंग करनी पड़ जाती है। उन्हें कहा जाता है कि भाई आप 1.5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पी सकते, या उन्हें एक निश्चित बताया जाता है कि उससे ज्यादा आप नहीं पी सकते, या रात के समय ना पिए क्योंकि बार बार आपको जाना ना पड़े या आपको किडनी पर उसका जोर ना पड़े। तो इस तरीके की चीजें हैं। बिल्कुल। और जिनको ज्यादा उच्च रक्तचाप होता है उनके लिए भी एक अलग तरह की डाइट होती है। हो सकता है कि क्योंकि उनका उच्च रक्तचाप है इसलिए उनके नमक हटा दिया जाए, लेकिन हमने उन्हें फॉलो कर लिया और उनकी तरह से हमने काम किया और हमने नमक कम खाया और हमारा रक्तचाप हो गया नीचे। तो फिर उसकी वजह से भी बहुत सी परेशानियां आ सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए डॉक्टर की निगरानी में ही ये सब काम करें। किसी भी तरीके से शरीर से अपने खिलवाड़ ना करें, क्योंकि शरीर अगर स्वस्थ है, हम खुश हैं,
तभी कुछ सब कुछ और भी चीजें हम कर सकते हैं, जो व्यंजन हम बताते हैं, जो भी चीजें हैं वो तभी हो सकती है ना। और सबसे जरूरी बात जो है डाइटिंग के लिए, वो कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस होते हैं जो हम देख लेते हैं हाँ। यूट्यूब वगैरह पर, तो उसमें हमें नहीं पता है कि जो व्यक्ति वीडियो में बता रहा है वो खुद को हो सकता है आयुर्वेदाचार्य बोल रहा है, या वो खुद को बहुत बड़ा पहुंचा और डॉक्टर बोल रहा जी। है, पर वो व्यक्ति कौन है हम उसे नहीं जानते जी। हैं। तो इसलिए हम उनकी सत्यता के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं रखते हैं। तो वो जो बिल्कुल। भी बोल रहे हैं कि भाई ऐसा अगर आपको लगता है तो आप ये सारी चीजें पानी में नींबू डाल लीजिए, नमक डालिए, सब घोल के पी जाइए, ठीक हो जाएंगे, या कुछ भी इस तरह की हाँ। जो भी अनोखी अनोखी वो विधियां बता रहे हैं, हाँ तो उसको आप बिल्कुल आंख मूंद करके फॉलो ना करें। हाँ और क्योंकि आपकी हो सकते है आपको कुछ और परेशानियां, हो सकता है आपको हाई बीपी की परेशानी हो, उन्होंने हाँ। कहा नमक घोल के पी जाइए, आपने पी लिया बिल्कुल। और बाद में परेशानी हो जाए हाँ, आपको। और ऐसी चीजें जब दिखाते हैं तो उसको बहुत चमत्कारिक ढंग से दिखाते हैं, जी। जैसे लगता है सचमुच कुछ जादू ही हो जाएगा, जी। इतने दिन में बस 1 हफ्ते में 5 किलो वजन कम हो जाएगा। तो इस तरीके के माया जाल में न फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये विज्ञापन का एक तरीका है, तो उसको कृपया आप फॉलो ना करें। हम यही चाहते हैं कि जो भी हम लोग भी जो बताते हैं जी। वो भी एक बस एक बेसिक चीज है, ऐसा नहीं कि इसको भी आप पूरी तरह से फॉलो करें जो भी चीजें हम बताते हैं। जो हम ये बल्कि इसके बताते हैं लिए, वो इस हाँ, तरह से है कि हम जो भी पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति है उसके जी। तरह से वो ये सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमने कह दिया कि भाई नारियल की खीर में आप 1 कटोरी चीनी डाल दीजिए, मगर आप डालिए अपने स्वाद के अनुसार। बिल्कुल। आप कम खाते हैं तो आप कम डालिए, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। और कुछ कुछ शक्कर ऐसी होती है जो बहुत मीठी होती है, कभी कभी बहुत हल्की होती है, तो जी। ये उस पर भी निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें हम एक बेसिक आपको ढांचा जैसा देते हैं, बाकी चीजें जो है वो आपको अपने हिसाब से देखनी है, और किसी जो आप बना लें, कुछ आप व्यावहारिक जो चीजें देखें उन्हीं का पालन करें तो ज्यादा बेहतर है। और वो भी खास तौर पर अगर हमें कोई किसी तरह की एक स्वास्थ्य समस्या है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, या किसी को उच्च रक्तचाप है, या निम्न रक्तचाप है, हाँ। तो उनका फिर वो बाकी लोग जो चीजें कर रहे हैं वो वैसा नहीं कर सकते। हाँ, उन्हें बिल्कुल। एक अपना शारीरिक संरचना को ध्यान रख के उसके तरह से काम करना होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल। वो ये नहीं कर सकते कि हमने कहा कि भाई अब खीर खाइए, अच्छी लगती नारियल की, तो आपने कहा कि भाई आप ही ने कहा था तो हम खा लेते हाँ, खीर। भाई नेहा ने कहा था, हम तो यही तो कहेंगे। भाई ऐसा ना करें। हमने आप जिनको डायबिटीज है उनके लिए ही खीर नहीं है, हम ऐसा कहते हैं। वो कई बार उनके लिए नारियल पानी भी नहीं होता है, जिनको हाँ, बहुत रक्तचाप सारे लोगों होते के हैं, लिए मना तो होता है। बहुत ही आम चीज जो होती है वो भी एकदम विपरीत असर कर सकती है आपके ऊपर, अगर कुछ हमारी शारीरिक संरचना कुछ अलग है तो बिल्कुल। जैसे कि एक हमारी जानने वाली हैं, वो अगर सिर्फ समंदर के पानी में वो पैर रख लें और नहा लें जी, तो उनको इतनी ज्यादा एसिडिटी हो जाती है कि कोई सोच ही नहीं सकता। पीना, कुछ भी ग्रहण करना तो अलग चीज है, सिर्फ उसमें अगर वो नहा लें तो उनका बुरा हाल हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, हाँ, किसी का अलग तरीका होता है शारीरिक, वही वाली बात हो रही है कि सबका तरीका अलग है, तो अपने अपने हिसाब से जीना रहता है। वो ऐसे होता है ना कि किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, तो आप वो उस तरह से पालन नहीं कर सकते कि भाई ये मूंगफली खाइए तो उससे आप सब ठीक हो जाएंगे, तो आप सब नहीं खा सकते हैं। तो यही हम आमतौर मतलब पूरे तरीके से अगर कुल मिलाकर हम यही समझाना चाह रहे हैं, हाँ। कि जो भी करना है अपने शारीरिक संरचना के अनुसार कीजिए। डॉक्टर या किसी भी जो सही व्यक्ति है उससे मिलकर उनसे जानकारी लीजिए पूरी तरह से, और ये सारे काम कीजिए। लेकिन एक काम जो सबके सब कर सकते हैं वो क्या? वो ये है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से हाथ साफ कीजिए। नेहा, वो बात तो बिल्कुल सही है कि दूरी बनाकर रखिए, जरूरत ना हो तो ना निकलिए। लेकिन आजकल जो खासतौर से एक वायरल फीवर बहुत फैला हुआ है, बुखार जो है वो बहुत दम तोड़ रहा है लोगों का, तो कृपया जिसको भी सर्दी जुकाम हो रहा है तुरंत एहतियात बरतें, तुरंत भाप आदि लेकर उसको ठीक करें। कोशिश करें कि आपको बुखार न चढ़े, और अगर चढ़ता है तो कोई भी घरेलू उपचार न करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाकर सही इलाज करें। तो ये बहुत चेतावनी वाली चीज है, सावधानी रखने वाली चीज है। मौसम है, बदल रहा है, बहुत कहीं बारिश हो रही है, कहीं बहुत गर्मी है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हम तो बराबर यही चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, और हम सब मिलकर सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहें और बातें करते रहें। लेकिन समय बोल रहा है, वो चाह रहा है कि भाई आप लोग जाएं, और सोमवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली।